Hello students, this video is the part 4 of chapter 1 which is of introduction to open channel flow. इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप उन पार्ट्स को देख लें. ओके, लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. इस पार्ट में स्पेसिफिकली फोकस किया जा रहा है आपके वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन ओपन चैनल फ्लो और एनर्जी काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर एंड मोमेंटम करेक्शन फैक्टर. ओके, तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए. इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं न्यूमेरिकल एग्जांपल्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर और मोमेंटम करेक्शन फैक्टर पर सॉल्व करूंगा. ओके, बट न्यूमेरिकल्स आर मोर इंपॉर्टेंट फॉर गेट एग्जामिनेशंस ओनली. ओके ओके, 1D एनालिसिस ऑफ फ्लो हम डिस्कशन कर रहे हैं. ओके, टॉपिक है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन ओपन चैनल. जैसा कि हम जानते हैं किसी भी चैनल के अंदर, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, किसी रिवर सेक्शन के अंदर देखें, किसी रिवर सेक्शन के अंदर जो वेलोसिटी होती है उसके अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं. एक तो आपका ये मेन डायरेक्शन जो है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, इसके साथ साथ लेटरल डायरेक्शन में भी फ्लो कंपोनेंट्स होते हैं और आपके नॉर्मल डायरेक्शन में भी फ्लो कंपोनेंट्स हो सकता है. लेकिन इन मैक्रो एनालिसिस और हम कह सकते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए हम केवल लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है Vx उसे कंसिडर करेंगे. क्लियर? तो यहां पर जो लॉन्गिट्यूडनल वेलोसिटी है इसे यही हम मेन वेलोसिटी कंपोनेंट मानते हैं. क्लियर? तो मेन जो वेलोसिटी कंपोनेंट Vx है ये कांस्टेंट नहीं रहता है. अगर आप ये कहेंगे कि किसी भी पॉइंट को आप कंसिडर करें, सपोज करो आप चैनल के अलग अलग पॉइंट्स को कंसिडर करें, चाहे तो आप किसी एक लेवल पर जाएं, ये सभी पॉइंट्स में मार्क कर रहा हूं, या फिर आप डेप्थ के अल बिलो जाएं, किसी भी पॉइंट पर अगर मैं देखूं ये वेलोसिटी का जो लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट जो हम कंसिडर करने वाले सेम नहीं होगा. चैनल में डेप्थ के अक्रॉस और विड्थ के अक्रॉस दोनों ही कंडीशन में वेलोसिटी में वेरिएशन होता है, अलग अलग वेलोसिटी होती है. ध्यान रखने वाली बात यह है जो बाउंड्री है, चैनल की जो बाउंड्री है वहां पर वेलोसिटी जीरो होती है. वेलोसिटी इन द चैनल इज जीरो एट बाउंड्री. बाउंड्री पर वेलोसिटी जीरो. वी कंसिडर जीरो वेलोसिटी एट द बाउंड्री. क्लियर? एंड मैक्सिमम वेलोसिटी, या मैक्सिमम नहीं लिखता, वेलोसिटी इंक्रीजेस, वेलोसिटी बढ़ती है. वेलोसिटी बढ़ती है जैसे जैसे हम बाउंड्री से दूर जाते हैं, जैसे जैसे बाउंड्री से दूर बढ़ते हैं. ओके, तो यहां पर दो पॉइंट मैंने क्लियर किए. अब जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी चैनल के अंदर सेंट्रल सेक्शन पर होती है, सेंट्रल सेक्शन. और बात करें अगर डेप्थ की, डेप्थ के अलोंग वेलोसिटी के वेरिएशन की, तो यहां पर ध्यान रखना मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी सरफेस से थोड़ा नीचे होती है. फ्री सरफेस से, जो आपका फ्री सरफेस होता है उससे थोड़ा नीचे, फ्री सरफेस से नीचे होती है. अभी हम इन्हीं सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और ध्यान से समझेंगे कि आखिर ये पॉइंट्स कहना क्या चाह रहे हैं. फ्री सरफेस से नीचे होती है. ठीक है, जैसा मैंने पहला आपको पॉइंट कहा कि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है जैसे जैसे बाउंड्री से दूर जाते हैं. तो इस बात को समझने के लिए मैं आपको पहले तो ये वाले डायग्राम में थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहूंगा. ये एरो जो रिप्रेजेंट हो रहे हैं ये वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं नियर द बाउंड्री, और बाउंड्री पर अगर आ जाए जीरो वेलोसिटी हो जाती है. जैसे जैसे हम बाउंड्री से दूर आते हैं वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है. जो सेंट्रल सेक्शन के आसपास हमारी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है. लेकिन ये वेरिएशन हो गया हमारा विड्थ के अक्रॉस. क्लियर? इसी तरह से डेप्थ के अक्रॉस भी वेलोसिटी के अंदर वेरिएशन होता है. तो वेलोसिटी वेरिएशन जो डेप्थ के अक्रॉस ऑब्जर्व किया जाता है उसे भी हम समझते हैं. लेकिन जो आपको समझना है सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि बाउंड्री, जैसे मैंने सेकंड पॉइंट में भी आपको बताया, जैसे जैसे बाउंड्री से दूर जाते हैं वेलोसिटी इंक्रीज होती है. तो यहां पर आपको मैं आइसोवेल्स शो कर रहा हूं. आइसोवेल, आइसोवेल का मतलब होता है जैसे कंटूर्स होते हैं सर्वे के अंदर इक्वल एलिवेशन के पॉइंट, ऐसे यहां पर इक्वल वेलोसिटी को ज्वाइन करने वाली लाइन, ज्वाइन करने वाली लाइन.
द लाइन विच जॉइन इक्वल ऐसी लाइन जो इक्वल वेलोसिटी को ज्वाइन करती है उसे हम आइसोवेल बोलते हैं। क्लियर? जैसे यहां पर ये देखो, ये पहला आइसोवेल है, ये आइसोवेल बाउंड्री के नजदीक है, देख सकते हैं। तो यहां पर इन्होंने वेलोसिटी डिस्क्राइब की है 0.48। जैसे ही हम नेक्स्ट आइसोवेल की तरफ गए जो कि बाउंड्री से थोड़ा और दूर है, वेलोसिटी थोड़ा चेंज हो गई। देखो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी को समझो, इसमें कितना डिफिकल्ट है समझना कि यहां पर आपका डेप्थ के अलोंग भी वेरिएशन है, विड्थ के अलोंग भी वेरिएशन है। क्लियर? तो जैसे जैसे हम बाउंड्री से दूर जा रहे हैं हमारी वेलोसिटी में इंक्रीमेंट हो रहा है। जैसे हम इधर की तरफ आए तो ये 0.8 वेलोसिटी का आइसोवेल है, और आगे जाएं तो सेंट्रल की तरफ ये 0.84, तो ये 0.82। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन द चैनल या आइसोवेल्स, कैसे आपके बाउंड्री से दूर जाने पर। अच्छा, बाउंड्री पर वेलोसिटी जीरो होने का कारण है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, या बाउंड्री के द्वारा जो शियर रेजिस्टेंस दिया जाता है उस कारण से बाउंड्री के नजदीक आपकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है और कम रहती है उसके आसपास के रीजन में। जैसे ये दूसरे वाला डायग्राम मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इस सेकंड वाले डायग्राम में भी यही शो किया गया है। अगर हम इसे थोड़ा डिटेल से समझे तो उसमें ध्यान से देखना। ये देखो यहां पर जो वेलोसिटी की कंडीशन है जो बाउंड्री के नजदीक है, यहां पर भी वही है, बॉटम पे या फिर ये नीचे वाला आइसोवेल है 0.2, उससे ऊपर गए 0.4, उससे ऊपर गए 0.6 मीटर पर सेकंड। तो जैसे जैसे हम बाउंड्री से दूर जा रहे हैं और फ्री सरफेस की तरफ जा रहे हैं तो वेलोसिटी में इंक्रीमेंट हो रहा है। क्लियर? तो ये तो डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बताया आपको चैनल के पूरे चैनल क्रॉस सेक्शन पर कैसे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूट होती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक मीन वेलोसिटी को कंसीडर करते हैं जो पूरे चैनल सेक्शन की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है, एक मीन वेलोसिटी को। तो उस मीन वेलोसिटी को भी हम देखते हैं। अच्छा, ये आपका पूरे चैनल के अक्रॉस वेरिएशन था, इसी तरह से डेप्थ के अक्रॉस भी वेरिएशन होता है चैनल के अंदर। जैसे इस डायग्राम में मैं आपको दिखाता हूं, डेप्थ के अक्रॉस आपके चैनल के अंदर वेरिएशन है वेलोसिटी का। कैसे? सरफेस की वेलोसिटी, जो पानी का सरफेस है वो ये है, ये आपका बेड है, ये आपका फ्री सरफेस है, ठीक है। तो यहां पर जो सरफेस पर वेलोसिटी है दैट इज वीएस, ये आपको लिख के दी गई है वीएस। तो जैसे हम सरफेस से थोड़ा नीचे आते हैं वेलोसिटी इंक्रीज होती है। देखो थोड़ा नीचे आने से वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इस पॉइंट पर जो कि आपकी टॉप से आपको लिखकर दिया गया है 0.2 वाई नॉट डेप्थ है, 0.2 वाई नॉट डेप्थ, जैसे कि आप देख सकते हैं वाई नॉट आपकी कंप्लीट डेप्थ है सेक्शन की, रिवर सेक्शन या चैनल सेक्शन की कंप्लीट डेप्थ आपकी वाई नॉट है। तो वाई नॉट का 0.2 वाई नॉट, अगर हम नीचे उतरेंगे तो जो वेलोसिटी v 0.2 है, v 0.2 वेलोसिटी जो है ये मैक्सिमम वेलोसिटी है। 0.2 से मतलब ये हुआ कि ये 0.2 वाई नॉट डेप्थ पर है, मतलब अगर चैनल आपका 1 मीटर डेप्थ का है तो 0.2 मीटर पर आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, 0.2 मीटर डेप्थ पर आपकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। तो v 0.2 मैक्सिमम वेलोसिटी है। तो चैनल्स के लिए ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा किस लेवल पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। क्वेश्चन ये दिमाग में आता है कि व्हाई द वेलोसिटी इज नॉट मैक्सिमम एट द सरफेस, सरफेस पर मैक्सिमम क्यों नहीं है, मैक्सिमम सरफेस पर क्यों नहीं है, क्योंकि बाउंड्री से सबसे दूर जाएं तो सरफेस वाला ही पॉइंट आता है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है ड्यू टू सेकेंडरी करंट्स। अच्छा, कई बार आप ध्यान देना इस बात पर, ड्यू टू सेकेंडरी करंट्स वेलोसिटी एट द सरफेस रिड्यूसेस, ड्यू टू सेकेंडरी करंट सरफेस वेलोसिटी रिड्यूस हो जाती है या सरफेस वेलोसिटी कम होती है, सरफेस वेलोसिटी रिड्यूस हो जाती है। ओके, तो सेकेंडरी करंट्स क्या है इसको भी हम समझेंगे, लेकिन आप ध्यान दो सरफेस पर वेलोसिटी कम है और थोड़ा नीचे आने पर वेलोसिटी मैक्सिमम है, लेकिन 0.2 वाई नॉट के बाद वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होती है, वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रही है। ओके, तो सबसे जीरो वेलोसिटी हो गई बेड पर, रिवर के बेड पर वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। जैसे जैसे बेड से ऊपर जाएंगे वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। 0.2 डेप्थ जो टॉप से मेजर हो रही है, 0.2 ऑफ टोटल डेप्थ पर वेलोसिटी मैक्सिमम है। ध्यान देना इस बात पर, जो एवरेज वेलोसिटी कंसीडर की जाती है ओपन चैनल फ्लो में वो आपकी 0.6 डेप्थ पर आती है, 0.6 वाई नॉट, टॉप से कितनी डेप्थ है 0.6, जैसा कि आप यहां पर भी देख सकते हैं।
टॉप से 0.6 वाई नॉट डेप्थ पर वेलोसिटी आपकी मैक्सिमम होती है। ओके, और सॉरी एवरेज वेलोसिटी होती है। तो यहां पर अगर मैं आपको मेंशन कर दूं कि एवरेज वेलोसिटी कहां पर आएगी, तो आप कहेंगे सर एवरेज वेलोसिटी होती है 0.6 वेलोसिटी। 0.6 वेलोसिटी का मतलब हुआ कि आपका 0.6 वाई नॉट पर जो वेलोसिटी होगी, ये डेप्थ के अलोंग वेरिएशन हो रहा है, ठीक है। और यहां पर एक और पॉइंट ध्यान रखना, जो एवरेज वेलोसिटी का कंप्यूटेशन होता है, जो 0.2 डेप्थ पर वेलोसिटी होती है और जो 0.8 डेप्थ पर वेलोसिटी होती है, दोनों का एवरेज वैल्यू को हम मानते हैं कि ये आपके पास एवरेज वेलोसिटी आएगी। 0.2 डेप्थ और 0.8 डेप्थ के एवरेज को ही हम एवरेज वेलोसिटी कंसीडर करते हैं। क्लियर? तो यहां पर एक पॉइंट और है कि ये जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम वेलोसिटी हमेशा 0.2 वाई नॉट डेप्थ पर रहे। क्लियर? ये वेरी करती है, ये डिपेंड करता है चैनल के एस्पेक्ट रेशियो पर। एस्पेक्ट रेशियो का मतलब होता है उसकी चौड़ाई और गहराई के अनुपात पर। हो सकता है आपका जो मैक्सिमम वेलोसिटी पॉइंट है 0.2 वाई नॉट से ऊपर हो, और यह भी पॉसिबल है कि आपका मैक्सिमम वेलोसिटी का जो पॉइंट है 0.2 वाई नॉट से थोड़ा नीचे हो। इन जनरल हमें यही ध्यान रखना है अपने ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए कि 0.2 वाई नॉट पर होता है, लेकिन मैक्सिमम वेलोसिटी का जो पॉइंट है, ध्यान देना इस बात पर जो मैं लिख रहा हूं, मैक्सिमम वेलोसिटी का जो पॉइंट है वह 0.05 वाई नॉट से 0.25 वाई नॉट तक भी हो सकता है। क्लियर? किस बात पर डिपेंड कर रहा है, देखो मैं बताता हूं आपको। यदि चैनल आपका नैरो चैनल है, ठीक है, तो आपका मैक्सिमम वेलोसिटी लोअर लेवल पर होगी। ध्यान से समझ लेना, लोअर लेवल मतलब नीचे होगी, ठीक है। अगर आपका चैनल वाइड है तो मैक्सिमम वेलोसिटी आपकी हायर लेवल पर होगी, दोनों की अगर आपस में कंपैरिजन करें तो वाइड चैनल में थोड़ा ऊपर होती है। मतलब अगर वाइड चैनल है तो मैं आपको दिखाता हूं डायग्राम बना। देखो, यदि आपके पास एक वाइड चैनल है, वाइड चैनल कुछ इस तरह से, और इसके कंपैरिजन में एक आपके पास नैरो चैनल है, डेप्थ दोनों की सेम है। दोनों की डेप्थ क्या है? सेम। मान लिया ये भी वाई नॉट है और ये भी वाई नॉट है, डेप्थ दोनों की सेम है। तो ध्यान देना इस बात पर, जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वाइड चैनल के केस में आपकी सरफेस से थोड़ा नीचे आने पर ही मिल जाएगी। इस तरह से यहां पर आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी। लेकिन जो डीप चैनल है यहां पर आपको ध्यान देना होगा इस बात पर कि मैक्सिमम वेलोसिटी आपकी लोअर लेवल पर होगी। लोअर लेवल का मतलब हो गया कि जब आप वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट करेंगे तो आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी इस तरह से थोड़ा अधिक गहराई पर, मतलब 0.2 से 0.25 के आसपास आ जाए, और यहां पर वाइडर चैनल में 0.1 0.05 किसी ऐसे लेवल पर आए। तो यहां पर तो मैक्सिमम वेलोसिटी सरफेस के नजदीक है, और यहां पर मैक्सिमम वेलोसिटी आपकी सरफेस से थोड़ा डिस्टेंस पर है अगर वाइडर चैनल से कंपेयर किया जाए। क्लियर? तो ये पॉइंट था आपका वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द डेप्थ कैसे वेरी करता है। देखो समझते हैं एवरेज वेलोसिटी को हम कैसे लिखते हैं। एवरेज वेलोसिटी को लिखने के लिए हम लोग करते क्या हैं, जैसे सपोज करो ये हमारा कोई रेक्टेंगुलर चैनल है, तो यहां पे हम कोई डीए एरिया कंसिडर कर लेते हैं, स्मॉल डीए एरिया। जैसे यहां पर मान लिया जाए ये हमारे पास छोटा सा एरिया, सेक्शन का छोटा एरिया कंसिडर किया है, डीए एरिया हमने कंसिडर कर लिया है जिसकी विड्थ dy है। लेट अस सपोज दिस एरिया इज dA, और यहां पर वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है, मान लिया v है, वेलोसिटी हमारी क्या है v, और एरिया हमारा क्या है dA। तो अगर मुझे डिस्चार्ज लिखना हो तो डिस्चार्ज बेसिकली मेरे पास क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ v dA। भाई एरिया इंटू वेलोसिटी, बट वेलोसिटी आपका ओवर द एंटायर क्रॉस सेक्शन इंटीग्रेट करना होगा, तो यहां से ये मेरा डिस्चार्ज है। लेकिन अगर मैं एवरेज वेलोसिटी से डिस्चार्ज को लिखूं तो एवरेज वेलोसिटी से मेरा डिस्चार्ज होगा a इंटू वी।
तो अगर मैं दोनों को इक्वल रख दूं, क्योंकि एक्चुअल डिस्चार्ज मेरा ये है Q बराबर इंटीग्रेशन ऑफ V इंटू डी ए, क्योंकि V का जो भी वेरिएशन है, V का वेरिएशन लॉगरिथमिक हो सकता है, V का वेरिएशन आपका किसी और फंक्शन पर डिपेंड कर सकता है। तो V इंटू डी ए जो डिस्चार्ज मैंने कंप्यूट किया है, अगर मैं चाहूं कि भाई मैं V वेलोसिटी का फंक्शन नहीं जानता हूं, मुझे तो एक वेलोसिटी डिस्क्राइब करो, औसत वेलोसिटी, जिससे मैं डिस्चार्ज निकाल लूं कभी भी भविष्य में। तो मैं ये करता हूं, स्मॉल v जो भी फंक्शन होगा इंटू डी ए बराबर a इंटू वी, क्योंकि डिस्चार्ज तो सेम ही है, दो अलग अलग फॉर्मूले से निकाला जा रहा है, तो डिस्चार्ज थोड़ी बदलेगा। तो यहां पर फाइनली मैं लिख देता हूं कि v एवरेज वेलोसिटी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v डी ए डिवाइड बाई एरिया। तो ये एक्सप्रेशन होता है एवरेज वेलोसिटी का, जो हम रिवर के क्रॉस सेक्शन के अलोंग कांस्टेंट मान के चल रहे हैं कि यही वेलोसिटी सब पॉइंट्स की है, हालांकि ऐसा नहीं होता। क्लियर? ओके ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जहां पर 1D एनालिसिस फ्लो जैसे नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन या एक डायरेक्शन में ही हम वेलोसिटी कंपोनेंट को कंसीडर करने वाले हैं। जैसा कि आप देखें, अगर कोई रिवर के अंदर, किसी भी वाटर बॉडी के अंदर आप फ्लो की सिचुएशन को देखें, एक तो उसमें लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट होता है जिससे वाटर आपका लेंथ के अलोंग मूव करता है, एक लेटरल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, लेट अस सपोज दिस इज vy, दिस इज vx, जिससे वाटर आपका लेटरल डायरेक्शन में फ्लो करता है, और एक तीसरा कंपोनेंट भी होता है जिसके कारण वाटर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ भी फ्लो करता है, दैट इज vz। बट थ्री डायमेंशनल फ्लो को एनालाइज करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाता है, और सही रिजल्ट को निकाल पाना इतना आसान नहीं रह पाएगा। ओके, फ्लो सिचुएशन को करेक्टली एनालाइज करना आसान नहीं रह पाएगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, एक मीन या रिप्रेजेंटेटिव वेलोसिटी को कंसीडर करते हैं, और मेनली जो हमारे लिए मीनिंगफुल रिजल्ट देती है दैट इज लॉन्गिट्यूडनल वेलोसिटी। हम लॉन्गिट्यूडनल वेलोसिटी को कंसीडर किया करते हैं। इवन लॉन्गिट्यूडनल वेलोसिटी में भी हम मीन वेलोसिटी को कंसीडर किया करते हैं, मीन रिप्रेजेंटेटिव वेलोसिटी को हम कंसीडर करेंगे, और वो कैसे करते हैं देखते हैं। लेट अस सपोज किसी फ्लो सिस्टम में कोई स्मॉल एरिया डी है, इस स्मॉल एरिया पर लगने वाली या स्मॉल एरिया पर वेलोसिटी ऑफ वाटर स्मॉल v है, ठीक है। तो अगर कोई कहे कि एंटायर क्रॉस सेक्शनल एरिया पर मीन रिप्रेजेंटेटिव वेलोसिटी क्या होगी, एंटायर क्रॉस सेक्शनल एरिया a पर मीन वेलोसिटी क्या होगी, तो मीन वेलोसिटी को हम लिखते हैं कैपिटल V, और कैपिटल V को लिखते हैं 1/a इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल v ओवर द एंटायर एरिया। तो हम स्मॉल v का जो भी वैल्यू है या जो भी फंक्शन हमें दिया गया है, हम उसे इंटीग्रेट कर देते हैं ओवर द एंटायर क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड डिवाइड बाय द क्रॉस सेक्शनल एरिया वी विल गेट द एवरेज और मीन वेलोसिटी, मीन लॉन्गिट्यूडनल वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी हम इसे लिख सकते हैं। तो हम इसी वेलोसिटी को एवरेज वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी या मीन लॉन्गिट्यूडनल वेलोसिटी कहते हैं। तो 1D एनालिसिस का एक तो मतलब ये हो गया, लेटरल जो कंपोनेंट्स थे, नॉर्मल कंपोनेंट जो थे, उन्हें हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, केवल एक डायरेक्शन में हम वेलोसिटी कंपोनेंट को मान रहे हैं, और उस एक डायरेक्शन में जो वेलोसिटी कंपोनेंट है उसके भी एवरेज या मीन वेलोसिटी को ही हम कंसीडर कर रहे हैं। हम उसे पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो भी हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, हम उस पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया की वेलोसिटी को एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी मान रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी क्रॉस सेक्शनल एरिया को सिंप्लीफाई हम कर देते हैं। जैसे सपोज क्रॉस सेक्शनल एरिया पर वेलोसिटी को सिंप्लीफाई कर देते हैं। सपोज हमें डिस्चार्ज को कंप्यूट करना है, तो हम क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू वी वेलोसिटी लिखते हैं। ये वी वेलोसिटी हमारी मीन वेलोसिटी ही होती है, ये वेलोसिटी हमारी मीन वेलोसिटी ही रहती है। इन अनदर वे हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं डिस्चार्ज को, Q इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल v ओवर द एंटायर एरिया। दिस आल्सो कैन बी द इक्वेशन ऑफ डिस्चार्ज, बट इन जनरल हमें प्रॉब्लम्स में मीन वेलोसिटी दी रहती है, वेलोसिटी का फंक्शन नहीं दिया होता, तो हम a इंटू वी ही यूज किया करते हैं, एवरेज वेलोसिटी। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट है आपका 1D एनालिसिस ऑफ फ्लो का। क्लियर? अब हम जरा देखते हैं 1D एनालिसिस ऑफ फ्लो में जो हम मीन वेलोसिटी मानते हैं, इसके कारण जो काइनेटिक एनर्जी और जो मोमेंटम हम कंप्यूट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी आपको पता है हाफ mv² होता है, और मोमेंटम भी आपको पता है बेसिकली मास इनटू वेलोसिटी रहता है, लेकिन हम काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों में मीन वेलोसिटी का यूज करते हैं, तो वो
आपका सही रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का, तो उसके लिए हम एक करेक्शन फैक्टर यूज करते हैं। उन दोनों करेक्शन फैक्टर को समझते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, जब काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम करेक्शन फैक्टर के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखो, काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर का मतलब क्या है। आपको पता है कि आपके क्रॉस सेक्शन के ऊपर वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। वेलोसिटी आपकी यूनिफॉर्म नहीं है क्रॉस सेक्शन के ऊपर, डिफरेंट वेलोसिटी का एक वेरिएशन रहेगा। वेलोसिटी का एक वेरिएशन रहेगा, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम जब भी कभी काइनेटिक एनर्जी हेड को लिखते हैं या काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट को लिखते हैं, तो हम एवरेज वेलोसिटी v स्क्वायर अपॉन 2g लिखा करते हैं। ये मीन वेलोसिटी है। तो मीन वेलोसिटी एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट नहीं करती है। वो एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट इसीलिए नहीं करती है क्योंकि सभी पॉइंट्स पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्रॉस सेक्शन के अलग अलग लेवल्स पर वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट है। क्लियर? वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट में हमने ये समझा है। तो यहां पर हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, जब भी हम काइनेटिक एनर्जी को लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू मीन वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी के साथ अगर मैं यहां पर एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी को लिखूं तो मुझे यहां पर एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और यह फैक्टर मेरा काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर कहलाता है। तो जब भी कभी मैं काइनेटिक एनर्जी को लिखूंगा, इस अल्फा को मल्टीप्लाई करके लिखूंगा, क्योंकि ये मीन वेलोसिटी के कारण जो काइनेटिक एनर्जी मैं कंप्यूट कर रहा हूं उसे एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू हम डिफाइन कैसे करते हैं। अल्फा जो काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर है, काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर जिसे आप बोलते हैं, देखो काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर को आप लिख सकते हो सिंपलीफाई वे में इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वी। स्मॉल वी बेसिकली एक वेलोसिटी का फंक्शन होगा जो डिपेंड कर रहा होगा आपके डेप्थ के ऊपर, जैसे y की पावर 1/n k, कोई कांस्टेंट हो गया, कुछ भी फंक्शन हो सकता है। तो दैट फंक्शन क्यूब इंटू डीए स्मॉल एरिया डिवाइड बाय मीन वेलोसिटी कैपिटल V क्यूब इंटू कैपिटल एरिया। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर। ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला रिक्वायर्ड है, लेकिन इसके न्यूमेरिकल्स का जो सॉल्यूशन है उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर को कैसे सॉल्व करते हैं उसे देखने के लिए सेपरेट वीडियो है। ये काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर का न्यूमेरिकल गेट एग्जाम्स के लिए, ईएससी के लिए रहता है। जेई एग्जाम्स के लिए इसका एक्सप्रेशन ही इंपॉर्टेंट है, v क्यूब डी अपॉन कैपिटल V क्यूब a, इसका एक्सप्रेशन ही इंपॉर्टेंट है। और इसका अगर ऑब्जेक्टिव कहीं जेई एग्जाम में मिलेगा तो बड़े सिंपल से वेरिएशन के साथ, जैसे ट्राइंगुलर वेरिएशन वेलोसिटी का है, यूनिफॉर्म वेरिएशन वेलोसिटी का है, तो उसके लिए इसका एक्सप्रेशन मिल जाएगा। काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर की जो वैल्यूज होती है, हालांकि ध्यान रखना सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर जहां तक कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम का सवाल है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर की कुछ वैल्यूज डिफाइन की गई हैं जो कंप्यूट की जाती है। जैसे यहां पर नेचुरल चैनल्स के अंदर प्रैक्टिकल वैल्यू की अगर बात करें, हम कंप्यूट करते हैं, वैसे तो वेलोसिटी का फंक्शन या वेरिएशन जो होगा उसके हिसाब से कंप्यूट होगी, लेकिन एवरेज वैल्यू नेचुरल चैनल और टॉरेंट्स में 1.3 जो कि यहां लिखी हुई है वो कंसिडर करते हैं। रेंज अलग होती है 1.15 से 1.5। रिवर वैली ओवर फ्लडेड, रिवर वैलीज में है या ओवर फ्लडेड कंडीशन है तो वहां पर 1.75 रहेगा। लेमिनार फ्लो जो कि पाइप फ्लो की बात हो रही है, यहां पर आपकी पाइप फ्लो, यहां से लेके यहां तक पाइप फ्लो का केस है जो फ्लूइड मैकेनिक्स में पड़ता है। मैं यहीं पर काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर रिवाइज करा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। तो लेमिनार फ्लो के केस में 2.0 वैल्यू होती है। सर्कुलर पाइप में, क्योंकि लेमिनार फ्लो का वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होता है, बाद में डिस्कशन करेंगे। और पैरेलल प्लेट में अगर है तो 1.5। टर्बुलेंट फ्लो, पावर लो, टर्बुलेंट फ्लो जिसने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा उसे पता होगा, नहीं तो वैल्यू याद रख लो बस अभी। टर्बुलेंट फ्लो, पावर फ्लो 1.33 वैल्यू होती है। टर्बुलेंट फ्लो लॉगरिथमिक वेरिएशन अगर वेलोसिटी का कंसीडर करें तो 1.03 से 1.06। अभी ओपन चैनल फ्लो के लिए हमें ये दोनों वैल्यू याद रखनी है, 1.3, 1.75। नेचुरल चैनल टॉरेंट्स में 1.30, रिवर वैलीज या फ्लडिंग कंडीशन के लिए 1.375 इसकी वैल्यू रहेगी। क्लियर? कंप्यूट कैसे करते हैं अल्फा की वैल्यू मैं नेक्स्ट लेक्चर बताऊंगा। ये बात ध्यान रखना, अल्फा की वैल्यू 1.0 होती है अगर वेलोसिटी आपकी यूनिफॉर्म है, डेप्थ के अलोंग वेलोसिटी में कोई वेरिएशन नहीं है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है कैपिटल V ऊपर से लेके नीचे तक। इस कंडीशन में एवरेज वैल्यू ही आपकी एक्चुअल वैल्यू है। तो यूनिफॉर्म कंडीशन में, अगर यूनिफॉर्म
वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर किया जाए, डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर किया जाए तो अल्फा का वैल्यू 1.0 होता है। तो ये हुआ काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर। सिर्फ क्या याद रखना है, एक फॉर्मूला याद रखना है हमें, और क्या याद रखना है, और इसके साथ साथ इसकी दो वैल्यू ओपन चैनल फ्लो के लिए, लेमिनार फ्लो के लिए 2 होती है, टर्बुलेंट लेमिनार पैरेलल में 1.5 होती है, टर्बुलेंट के लिए 1.33 और लॉगरिथमिक के लिए 1.03 से 1.06 होपफुली याद हो जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू 1.0 यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, अगर वेलोसिटी एक समान है पूरे डेप्थ के लो तो अल्फा का वैल्यू 1 भी लिया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास मोमेंटम करेक्शन फैक्टर। मोमेंटम ओके, जैसा कि हम लोग जानते हैं मोमेंटम जो होता है मास इनटू वेलोसिटी, और मोमेंटम फ्लक्स की बात करें मास इनटू वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो बेसिकली यहां पर जब हम वेलोसिटी कंसिडर करते हैं, एवरेज वेलोसिटी, v तो वेरिएशन है, वेरिएशन को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम क्या कंसिडर कर रहे हैं मास मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए, एवरेज वेलोसिटी हम कंसिडर कर रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी। ओके, कैपिटल V, मास इनटू कैपिटल V। तो ये एवरेज वेलोसिटी आपको एक्चुअल मोमेंटम नहीं देगी, सेम वही रीजन है, क्योंकि आपके क्रॉस सेक्शन पर वेलोसिटी का जो वेरिएशन है वह नॉन यूनिफॉर्म वेरिएशन है। क्रॉस सेक्शन पर वेलोसिटी आपकी कहीं पर ज्यादा है और कहीं पर कम है, जैसे सरफेस के पास तो बिल्कुल बॉटम पर तो बिल्कुल जीरो हो जाती है और सरफेस के पास आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी रहती है। तो यहां पर भी जब हम मोमेंटम इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं बीटा, क्योंकि जब भी हम एवरेज वेलोसिटी के साथ मोमेंटम लिखेंगे तो उसमें वेलोसिटी उसमें बीटा का मल्टीप्लाई किया जाता है। ये बीटा आपका मोमेंटम करेक्शन फैक्टर कहलाता है, जिससे एक्चुअल मोमेंट आपको मिलता है। इसे हम बोलते हैं मोमेंटम करेक्शन फैक्टर। और मोमेंटम करेक्शन फैक्टर की अगर मैं बात बताऊं आपको, यहां पर इसकी वैल्यू को हम लिखा करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल v स्क्वायर इंटू डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ v ओवर द एंटायर एरिया डिवाइड बाय कैपिटल V जो कि एवरेज वेलोसिटी है इंटू ए। क्लियर, डी ए स्मॉल एरिया को हम लिख रहे हैं, किसी भी स्मॉल एरिया को, स्मॉल v आपका वेलोसिटी वेरिएशन है। जैसा कि मैंने बताया कुछ भी हो सकता है, जैसे आपका k रूट y हो सकता है, डेप्थ के अलोंग वेरिएशन होता है वेलोसिटी का स्मॉल v, और कैपिटल V होता है आपका एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी आप कैपिटल V को रिप्रेजेंट करते हो, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो मोमेंटम करेक्शन फैक्टर जेई के एग्जाम के लिए मैं आपको बता दूं, केवल और केवल अल्फा और बीटा के फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अल्फा का एक्सप्रेशन आपको याद रखना है जो मैंने पीछे बताया है, और बीटा का एक्सप्रेशन ये याद रखना है आपको, और इनकी वैल्यूज। ठीक है, इनका कॉन्सेप्ट आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक्सप्लेन करूंगा, जो कि गेट या मेंस के एग्जामिनेशन के लिए रिक्वायर्ड है, और इनके ऊपर बनने वाले छोटे ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स भी मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करूंगा। यहां पर सिर्फ आपको ये एक्सप्रेशन ध्यान रखना है। क्लियर, अल्फा और बीटा। ओके, वैल्यू ऑफ मोमेंटम करेक्शन फैक्टर, जैसे लेमिनार फ्लो सर्कुलर पाइप में है तो 1.33, फ्लूइड मैकेनिक्स का टॉपिक है फिर भी बता दे रहा हूं। लेमिनार फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स 1.2, टर्बुलेंट फ्लो 1.05। नेचुरल चैनल्स में ध्यान रखना, ये ओसीएफ का केस आ चुका है कि नेचुरल चैनल्स में जो मोमेंटम करेक्शन फैक्टर की वैल्यू होती है वह ली जाती है आपकी 1.10 नेचुरल चैनल्स के केस में, और आपका रिवर वैलीज और या ओवर फ्लडेड कंडीशन में 1.25 इसकी वैल्यू ली जाती है। ओके, एक कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना है, अल्फा इज ऑलवेज ग्रेटर देन बीटा, एंड दीज टू आर ऑलवेज ग्रेटर देन 0 as far as practical conditions are considered, but यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मैं यूनिफॉर्म फ्लो नहीं कह रहा हूं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैं कह रहा हूं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का हम केस कंसिडर करें जहां पर डेप्थ के अलोंग वेलोसिटी कांस्टेंट मानी गई है, तो वहां पर आपका अल्फा बराबर बीटा बराबर 1.0 हो जाता है। ठीक है, इनका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो भी है मैं आपको सॉल्व कर रहा हूं नेक्स्ट वीडियो में, तो उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखना। लेकिन यहां पर ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, ओसीएफ के केस ये दोनों ओसीएफ का कंडीशन है, नेचुरल चैनल्स ओसीएफ के अंदर आ रहे हैं, रिवर इन वैलीज या ओवर फ्लडेड कंडीशन, बाढ़ वाली कंडीशन तो 1.25 1.10 ये आप ध्यान रख सकते हैं।
ओके, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू होपफुली याद रख लोगे। ओके, इस पॉइंट से आगे जो वीडियो आपको दिखाई जा रही है वो एसएससी मेंस, गेट और अदर हायर एग्जाम्स के लिए है। ओके, सो स्टार्ट कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम करेक्शन फैक्टर के न्यूमेरिकल एप्लीकेशन में इसके डेरिवेशनल पार्ट की तरफ। एक छोटा सा पॉइंट ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है कि अल्फा का जो नाम काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर दिया गया है, करेक्शन फैक्टर दिया गया है, इसके साथ साथ हम एनर्जी करेक्शन फैक्टर को एनर्जी कोफिशिएंट के नाम से भी बोल सकते हैं, एनर्जी कोफिशिएंट, और साथ ही साथ कॉरियोलिस कोफिशिएंट भी कहा जाता है। इन द सेम वे मोमेंटम करेक्शन फैक्टर को बोसिंगस कोफिशिएंट भी कहा जाता है। ओके, ये नाम और ध्यान रख लेना आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए। तो समझने की कोशिश करते हैं कैसे हम डराइव कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर को। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर की अगर मैं बात करूं, अल्फा होता है एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ओके, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये हुआ, अगर आपके पास कोई क्रॉस सेक्शन है, आप इस क्रॉस सेक्शन के अंदर एक यूनिफॉर्म एक सिंगल वेलोसिटी मान लें, मीन वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी, जो इसके सभी पॉइंट के एवरेज को कंसिडर करते हुए मानी गई होगी। तो एवरेज वेलोसिटी को लेकर जो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखा गया है, दैट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी। और वह एक्सप्रेशन जो आपकी वेलोसिटी के फंक्शन को पूरे एरिया पर इंटीग्रेट करके लिखा जाएगा, दैट इज योर एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी। बिकॉज मीन तो हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए मान लिया है, एक्चुअल में अगर काइनेटिक एनर्जी को देखा जाए तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है चैनल के अंदर, जो हमने पीछे पढ़ा है, अगर उसका फंक्शन हमें पता हो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, और उस वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के फंक्शन को पूरे एरिया के लिए हम इंटीग्रेट करें, तो जो एक्सप्रेशन ड्राइव होगा वह एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन होगा। लेकिन इस एक्सप्रेशन को ड्राइव करने के लिए, क्योंकि हमारा फ्लोइंग फ्लूइड की बात हो रही है, बात किसकी हो रही है? फ्लोइंग फ्लूइड की। तो फ्लोइंग फ्लूइड में हमेशा फ्लक्स के हेल्प से हम डेरिवेशन बनाएंगे। फ्लक्स क्या होता है उसे समझते हैं। ओके, जैसे लिखने जा रहा हूं एनर्जी फ्लक्स और बेसिकली काइनेटिक एनर्जी फ्लक्स को मैं लिखने जा रहा हूं। फ्लक्स का मतलब होता है एनर्जी passing in unit time through unit area। ओके, यूनिट एरिया और यूनिट टाइम से। इसी तरह से अगर मोमेंटम फ्लक्स को मैं लिखना चाहूं, फ्लोइंग फ्लूइड के केस में मैं लिख रहा हूं मोमेंटम फ्लक्स, मोमेंटम ट्रांसफर इन यूनिट टाइम थ्रू यूनिट एरिया। तो ये दोनों चीजें मैंने लिखी है फ्लक्स के बारे में। तो अब इन्हीं की हेल्प से मैं एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी का पहले एक्सप्रेशन लिखूंगा, फिर मोमेंटम का, और इसी से मैं काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर और मोमेंटम करेक्शन फैक्टर का एक्सप्रेशन को ड्राइव कर दूंगा। तो काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर को देखो, काइनेटिक एनर्जी फ्लक्स को मैं कैसे लिखता हूं, काइनेटिक एनर्जी फ्लक्स इक्वल्स टू हाफ m वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाय टाइम, और पर यूनिट एरिया हमें ध्यान रखना है। तो मास को जब हम लिखेंगे, m इज योर मास, m आपको पता होगा काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है, मास, v क्या होता है, वेलोसिटी। तो मास को जब हम लिखेंगे, मास इज योर हाफ रो v, ओके, v नहीं लिखता हूं v में, सॉरी, जब मास को हम लिखते हैं m इज इक्वल्स टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। ओके, तो आप कहेंगे सर मास पर यूनिट टाइम क्या होगा, तो मैं यहां पर लिख देता हूं मास पर यूनिट टाइम। ओके, तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मास पर यूनिट टाइम। और पर यूनिट एरिया भी हमें ध्यान रखना है, पर यूनिट एरिया, तो कैसे लिखेंगे, रो मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय एरिया, एरिया तो हमें यूनिट लेना है, तो एरिया हमें कितना लेना है, यूनिट, तो मैंने 1 लिख दिया, डिवाइड बाय टाइम।
अगर आप देखें लेंथ अपॉन टाइम किस चीज का एक्सप्रेशन होता है, आप कहेंगे लेंथ अपॉन टाइम तो वेलोसिटी बनेगा। तो यहां पर आपके पास रो इंटू वी, दिस इज योर फ्लोइंग मास, फ्लोइंग मास इन यूनिट टाइम थ्रू यूनिट एरिया। तो फ्लोइंग मास की इस वैल्यू को अगर मैं वापस अपने काइनेटिक एनर्जी फ्लक्स के एक्सप्रेशन में रखूंगा, तो यहां से ये वैल्यू उठाकर वापस एक्सप्रेशन में रखने से आप देखेंगे काइनेटिक एनर्जी क्या बन रही है। काइनेटिक एनर्जी फ्लक्स इज इक्वल्स टू हाफ रो वी into v square, and this will be equal to kinetic energy flux will be equal to half rho v cube, half rho v cube. This is your kinetic energy flux. Okay, this expression is kinetic energy flux. So expression लिखा गया kinetic energy flux का half rho v cube। और अगर आपको समझ आया तो आप बस मुझे इतना बता दें कि अगर मैं लिखूं काइनेटिक एनर्जी पासिंग डीए एरिया, स्मॉल डीए एरिया इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम, तो आप कहेंगे सर एक्सप्रेशन होगा हाफ रो वी क्यूब, क्योंकि यूनिट एरिया से इतना हो रहा है तो डीए एरिया से कितना होगा, डी इंटू डीए कर देंगे हम इसमें। और इसके बाद काइनेटिक एनर्जी पासिंग एंटायर क्रॉस सेक्शन इन यूनिट टाइम, तो आप कहेंगे सर दैट एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ हाफ रो वी क्यूब इंटू डीए। सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी पासिंग थ्रू द एंटायर सेक्शन, दिस इज बेसिकली एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी, दिस इज योर एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी। और इसी तरह से अगर मैं याद करूं एवरेज काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन को, एवरेज काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन को मैं यहां पर आपको लिख के दिखा रहा हूं। एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मतलब हो गया वेलोसिटी जो आपको कंसीडर करनी है, मीन वेलोसिटी कंसीडर करनी है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू हाफ एम, यहां पर आप एवरेज वेलोसिटी को कंसीडर करेंगे, एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर। और अगर आपको यहां पर मास लिखना है ओवर द एंटायर क्रॉस सेक्शन लिखेंगे आप हाफ रो इंटू वी एवरेज इंटू टोटल एरिया। वी एवरेज इज नथिंग बट डिस्टेंस, लेंथ इन यूनिट सेकेंड। मैंने आपको बताया ना वेलोसिटी इन यूनिट सेकेंड, भाई ये बेसिक चीज है। अगर आप ये कहें कि सर आपने हाफ इंटू वॉल्यूम लिखना था, वॉल्यूम में आपको लेंथ इंटू एरिया करना था, मैं आपको बता दूं जो लेंथ होती है यूनिट टाइम में या एक सेकंड में दैट इज वी, तो मैंने डायरेक्टली वी एवरेज लिख दिया लेंथ की जगह, हाफ रो वी एवरेज इंटू ए, दिस इज योर मास बेस्ड ऑन द एवरेज वेलोसिटी एंड मल्टीप्लाई बाई एवरेज वेलोसिटी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर एवरेज वेलोसिटी के बेसिस पर है ये। तो यहां से आपकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन बनता है दैट इज हाफ रो वी एवरेज का क्यूब मल्टीप्लाई बाई ए। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी और आपका काइनेटिक एनर्जी एक्चुअल जो है, दोनों को एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर। तो मैं यहां पर लिख देता हूं आपके लिए काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर का डेरिवेशन, काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर अल्फा दैट इज इक्वल्स टू, अल्फा इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं, और हाफ देख सकते हैं हाफ रो से हाफ रो कैंसिल हो जाएगा, यहां पे ये वाला हाफ रो से ये वाला हाफ रो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ वी क्यूब डीए और नीचे रहेगा वी क्यूब कैपिटल वी क्यूब डीए और कैपिटल वी क्यूब इंटू ए। कैपिटल वी क्यूब इज नथिंग बट द एवरेज वेलोसिटी। ओके, तो होपफुली ये एक्सप्रेशन आपको यहां तक समझ आया होगा। ओके, डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट मोमेंटम करेक्शन फैक्टर। मोमेंटम करेक्शन फैक्टर सेम आपका लिखा जाएगा काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर की तरह। कैसे? मोमेंटम करेक्शन फैक्टर इज इक्वल्स टू एक्चुअल मोमेंटम डिवाइड बाय योर एवरेज मोमेंटम। एवरेज मोमेंटम मींस जो एवरेज वेलोसिटी को कंसीडर करके आपने निकाला है ओवर द एंटायर सेक्शन।
और एक्चुअल मोमेंटम जो वेलोसिटी के फंक्शन की हेल्प से आपने कंप्यूट किया होगा। तो पॉइंट ये है कि जब आप एक्चुअल मोमेंटम लिखना चाहते हैं, मैं यहां पर लिख रहा हूं एक्चुअल मोमेंटम थ्रू डीए एरिया, स्मॉल डीए एरिया इन यूनिट टाइम। जब आप लिखेंगे इन यूनिट टाइम तो आपका एक्सप्रेशन होगा मास इनटू वेलोसिटी, जो कि बेसिक एक्सप्रेशन है आपका किसके लिए, मोमेंटम के लिए। संवेग आप हिंदी में बोलते हो द्रव्यमान गुना वेलोसिटी, आप ऐसा लिखते हो। और यूनिट टाइम में निकालना है तो आप सिर्फ नीचे टाइम लिखेंगे। और जब आपको ये क्वांटिटी लिखनी पड़ेगी, मास लिखोगे आप, तो मास के लिए आप लिखेंगे रो मल्टीप्लाई बाई लेंथ मल्टीप्लाई बाई स्मॉल एरिया डीए की बात कर रहे हैं तो स्मॉल एरिया डीए, और वेलोसिटी वी डिवाइड बाई नीचे आएगा टाइम। तो हम सब जानते हैं जो लेंथ अपॉन टाइम होगा, अगेन इट इज अ वेलोसिटी। तो रो का जो एक्चुअल मोमेंटम का जो एक्सप्रेशन बनेगा आपका, आप कहेंगे सर एक्चुअल मोमेंटम इज इक्वल्स टू रो मल्टीप्लाई बाई वी वी यहां पे आ जाएगा इंटू डीए। वी देखो कहां से आया है, एल अपॉन टाइम का वैल्यू वी लिखा है, इंटू डीए, और ये वी पहले से है। तो एक्सप्रेशन विल बी रो वी स्क्वायर डीए। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्चुअल मोमेंटम। बेसिकली इट इज मोमेंटम फ्लक्स बिकॉज इट इज इन द यूनिट टाइम। ओके, सो एक्चुअल मोमेंटम हमने निकाल लिया है। अब क्या बचा, एवरेज मोमेंटम निकालना। तो एवरेज मोमेंटम किसके बेसिस पे निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी के बेसिस पर। तो जैसे यहां पर आपने लिखा है रो वी स्क्वायर डीए, बस एवरेज वैल्यू के केस में अगर आप देखेंगे, अच्छा एक पॉइंट और समझ लें, एक्चुअल मोमेंटम जब आप लिख रहे हैं रो ए वी स्क्वायर डीए, ये स्मॉल एरिया पर है। अगर कंप्यूट करना है एंटायर एरिया पर तो हम कैसे कंप्यूट करेंगे, देखते हैं। ओके, जैसा हमने देख लिया है एक्चुअल मोमेंटम हमारा क्या रहेगा, थ्रू डीए एरिया इन यूनिट टाइम रो वी स्क्वायर डीए। तो एक्चुअल मोमेंटम अगर आप लिखें एक्चुअल मोमेंटम थ्रू ए एरिया, थ्रू क्रॉस सेक्शन लिख सकते हैं, एंटायर क्रॉस सेक्शन, एंटायर मतलब पूरे क्रॉस सेक्शन के लिए बात कर रहे हैं, इन यूनिट टाइम दैट इज इक्वल्स टू रो वी स्क्वायर डीए, इंटीग्रेट हम इसे कर देंगे ओवर द एंटायर एरिया। तो दिस इज द एक्चुअल मोमेंटम थ्रू द क्रॉस सेक्शन, एंटायर क्रॉस सेक्शन, दिस इज एंटायर क्रॉस सेक्शन। ओके, सो अगर मैं एवरेज मोमेंटम लिखूं, आप यहां पर देख सकते हैं एवरेज मोमेंटम की वैल्यू को कैसे लिखा जा सकता है, एवरेज मोमेंटम कैन बी रिटन एज, आप इस तरह से लिख सकते हैं रो वी एवरेज लिखेंगे आप यहां पर वेलोसिटी की जगह, और मल्टीप्लाई बाय डीए की जगह आप कंप्लीट एरिया लिखेंगे। सो मोमेंटम करेक्शन फैक्टर क्या होता था, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर विल बी एक्चुअल मोमेंटम डिवाइड बाय एवरेज मोमेंटम। तो एक्चुअल मोमेंटम क्या है आपका, इंटीग्रेशन रो वी स्क्वायर डीए अपॉन रो वी एवरेज स्क्वायर इंटू ए। सॉरी, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल एक्सप्रेशन आपके पास बचेगा वी स्क्वायर डीए डिवाइड बाय वी एवरेज का स्क्वायर इंटू ए। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ मोमेंटम। देखो ये डेरिवेशन किसी भी एग्जाम में आपसे पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन गेट एग्जाम के लिए या किसी और एग्जाम्स के लिए जहां पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगी, उन्हें समझने के लिए ये डेरिवेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम डेरिवेशन बनाने के बाद कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बनाएंगे। ओके, वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स काफी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव के लिए न्यूमेरिकल्स भी बताऊंगा और सब्जेक्टिव के लिए न्यूमेरिकल्स भी बताऊंगा। कम से कम आपको 4 न्यूमेरिकल्स काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर और मोमेंटम करेक्शन फैक्टर के ऊपर सॉल्व करूंगा। ठीक है, इस नेक्स्ट वीडियो में करता हूँ, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको देखने को मिलेगा और आपको न्यूमेरिकल्स भी आपको इसके टॉपिक के ऊपर देखने को मिलेंगे। ओके, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम करेक्शन फैक्टर के ऊपर न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, और साथ ही साथ एनर्जी, स्पेसिफिक एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी क्या होती है, और मोमेंटम इक्वेशन पर नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। ओके, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन ओपन चैनल फ्लो विल बी अवेलेबल इन द नेक्स्ट वीडियो।